चेक किया जाएगा उनका। करा ही रहे। तो आप लोग को कल जो मैंने सोलर सिस्टम में कराया था, हो सकता है 10-15 मिनट में हो जाए तो खत्म ही कर देंगे, फिर दूसरा कुछ कराएंगे। तुम लोग तो कर रहे थे, बहुत कुछ बाकी है। सैटेलाइट है, एस्ट्रॉयड भी बाकी था आप लोगों का, ये पीक एस्ट्रॉयड वाली आई नहीं। देखिए, तो नेपच्यून जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सबसे दूर का है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बाद में वही पड़ता है, 8 नंबर पे आता है। हाँ, लेकिन नेपच्यून बेशक सबसे दूर पे हो, लेकिन उससे पहले यूरेनस आता है। ठंडा सबसे अधिक यूरेनस रहता है। उसका कारण ये है कि यूरेनस जो है ना, बिल्कुल सोया हुआ, मतलब कि लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं उसको, स्लीपिंग प्लेनेट। ठीक है, उस अपने ऑर्बिट पे जैसे अर्थ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यूरेनस जो है, यूरेनस और भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा झुका हुआ है, लगभग 60 से अब भी झुका हुआ है। ठीक है, जिस कारण से उस पे सन की लाइट बहुत ही कम जाती है। ठीक है, और इस कारण से वो नेपच्यून से भी ज्यादा ठंडा करता है। स्लैंटिंग हो जाने पे कैसे जाएगी? अगर कोई चीज स्लैंटिंग हो गई तो उसमें पूरी अच्छी तरह से लाइट नहीं जाएगी ना। जाएगी, क्यों नहीं, जाना तो है, तभी तो दिखेगा। नेपच्यून पे जाती है। अब हम सैटेलाइट की बात करेंगे तो किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाली जो सेलेस्टियल बॉडी होती है वो सैटेलाइट होती है। हमारे अर्थ की सैटेलाइट आपको पता है मून है, और हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है, किसी को पता है? गैनमीड। गैनमीड जो है वो जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, और हमारे सोलर सिस्टम में भी सबसे बड़ा सैटेलाइट वही है। किसी भी प्लेनेट का सबसे बड़ा सैटेलाइट जुपिटर का गैनमीड है। ठीक है, मून के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आप लोगों को। हम दो तरह के सैटेलाइट को देखते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल और दूसरा होता है नेचुरल। ठीक है, एक होता है नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल आपको पता है, जैसे कल मैंने बताया था, मरकरी और वीनस का अपना कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अर्थ का केवल एक है, मार्स का 2 है, फोबोस और डीमोस। ठीक है, जुपिटर के बहुत सारे हैं, जिसमें कि वो एक चार्ट बना होगा, उसमें सब नंबर ऑफ दिए हुए होंगे। और सबसे अधिक किसके, यूरेनस के, नेपच्यून के, सैटर्न के ना, सैटर्न के सबसे अधिक अभी सैटेलाइट्स हैं। और सैटर्न का बॉक्स में 30 के अप्रोक्स। सबसे नहीं, मरकरी और वीनस का कोई भी सेट, हाँ, जैसे हम लोग का मून है। एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ। अभी क्या है ना कि अभी रिसेंटली भी न्यूज में आया हुआ था कि शायद जुपिटर या यूरेनस के सबसे अधिक सैटेलाइट्स हैं, अभी खोजे गए हैं। ठीक है, मेरे को एक बार है ना कंफर्म होना। फोन लेके आना बेटा जरा, एक सेकंड। तो अभी सबसे अधिक सैटेलाइट, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों की, सैटर्न का है। ठीक है, एक बात और बता दूं कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 2 ही जगह लिक्विड जैसी कोई चीज मिली। अर्थ पर तो वाटर है ही, और सैटर्न का जो सैटेलाइट है टाइटन, सैटर्न का जो सैटेलाइट टाइटन, वह मीथेन का झील मिला है। मीथेन गैस का लिक्विड फॉर्म में है वो सैटर्न का। एक बार सुनो ना, हाँ, मीथेन का ही है, उसके ऊपर मीथेन का बादल भी है, पूरा क्लाइमेट में भी मीथेन है। और साथ ही साथ वो जो झील है ना, मीथेन गैस की बनी हुई है, लिक्विड में है वो, समझ रहे? तो ये 2 ही जगह लिक्विड मिला है, नहीं तो और इतना ज्यादा लिक्विड नहीं, मुश्किल है। वहां पे केवल सैटेलाइट ही इतनी दूर भेजा जा चुका है। इंसानों का तो जाना, यहाँ मार्स में जाने के लिए देखो इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, तो वहां की तो बात ही छोड़ दो, बहुत ज्यादा दूर है। और आप जाएंगे कैसे? सैटेलाइट क्या, तभी तो पता है ना। सैटेलाइट लेके आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, उसका जो सैंपल है आप लेके आ सकते हो। पागल है ये।
बहुत ज्यादा। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे उस दिन बता रहा था ना मैं कि हमारा जो स्पेस है, इन 60 इयर्स में हम लोगों ने इतने सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं कि जब उनकी उम्र खत्म हो जाती है तो एक रबिस की तरह वो किसी भी ऑर्बिट में घूमने लग रहे हैं और उनके कोलाइड होने का बहुत अधिक खतरा होता है। आप ये मान लो कि अभी टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन कोई भी दुनिया का देश इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहता कि उन चीजों को, रबिस को किसी तरह क्रश करके अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ले आकर के उनको डिस्ट्रॉय कर सके। उनको डिस्ट्रॉय करने का सिंपल तरीका, आप सीधे खींच करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी में ले आओ, अर्थ उसको खुद अपनी ओर खींचेगी और इतना छोटा साइज का है। आपको पता है कि एस्ट्रॉइड या मेट्रॉइड जो होते हैं वो जल के राख हो जाते हैं जी। बहुत बड़े साइज का जो अभी तक का सैटेलाइट है वो एक बड़े से स्कूल बस के साइज का है, बस। ज्यादा बड़े साइज, हाँ, ज्यादा बड़े साइज का सैटेलाइट नहीं बनाया जाता, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसको रॉकेट को लॉन्च करने में बहुत ज्यादा, उतना दूर तक लेके जाने में दिक्कत है ना, वो छोटे साइज का बनाया जाता है। कुछ ग्राम से लेकर के सबसे बड़े साइज का वही सैटेलाइट है, और ये हमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया था। अब एक स्कूल बस जितने टन का होता है, कुछ टन का होगा वो, बिल्कुल यार, स्कूल बस का तो बड़ा, और वो भी बड़ा वाला स्कूल बस, समझ रहे हैं ना, एक बड़ा जो भी बस हो स्कूल बस उस साइज का जी। डीडी मतलब, हाँ वही समझ सकते हैं, छोटा नहीं, मिनी बस नहीं, मेरे कहने का तो मिनी बस की बात नहीं कर रहा। और अभी वो काम नहीं कर रहा है, वो रिटायर हो चुका है, लेकिन फिर भी अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है और सोच रहे हैं साइंटिस्ट लोग कि अगर वो किसी से टकराएगा, वहां पर एक, मैंने वो सीरीज देखी थी, इसमें दिखा रहा था कि अगर एक सैटेलाइट किसी दूसरे से टकराया गया ना, तो ये मत सोचिएगा वहीं पे काम रुक गया, अब दूसरा टकराया तो वो भी ऑर्बिट से डाइवर्ट होगा, फिर वो डाइवर्ट होगा, इस तरह होते होते पूरा का पूरा बाहर का सिस्टम ही खराब कर देंगे, सारे सैटेलाइट एक दूसरे से टकरा के क्रॉस हो सकते हैं। आपको मैं बताऊं, अमेरिका ने अभी, और हाँ क्या मतलब, हाँ मैं तो कह ही रहा हूँ ना, लाइव मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो दिक्कत है ना, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं, समझ रहे हैं, या किए गए हैं अब तक, उनका एक हर चीज का लाइफ है, उनका फ्यूल, उनके जो भी इक्विपमेंट से काम करते करते खराब हो सकते हैं, सोलर रेडिएशन में ऊपर बहुत ज्यादा रहता है, तो हर चीज की उम्र होती है, खत्म हो जाने के बाद, मतलब पता है उनकी लाइफ खत्म कब होगी, मतलब अब अर्थ से आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल तब करेंगे जब दोनों के बीच में कनेक्शन या कम्युनिकेशन बना रहेगा, ठीक है। अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अब कंट्रोल नहीं कर सकते तो किसी भी तरह घूमेगा, हो सकता है कि किसी कारणवश, हाँ इंजन चलता रहेगा, मतलब आपको पता है कि अर्थ की ग्रेविटी के कारण वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, हम लोग एक ऐसे ऑर्बिट में उसको फिक्स करते हैं जिससे कि क्या हो, अर्थ के चारों तरफ सही तरह से सर्कुलर रोटेशन बनाए, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर उस ऑर्बिट से दाएं बाएं भटक गया ना, तो कहीं भी जाकर के किसी भी तरह से रिवॉल्व होने लगेगा और हो सकता है कि किसी दूसरे सैटेलाइट को क्रॉस कर देगा। हर चीज को हाँ बिल्कुल, हाँ टक्कर होने का बिल्कुल खतरा है, हाँ नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो एस्ट्रॉइड्स की बात कर रहे हो ना, ऐसे ही स्पेस में अभी कहीं तैरते नहीं रहते हमारे पास, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा एस्ट्रॉइड आपको उस दिन भी बताया था कि जुपिटर और मार्स के बीच में एस्ट्रॉइड है, और कभी कभी माने कि रेयरली वहां से कोई पार्टिकल निकल जाता है उस ऑर्बिट से, ग्रेविटेशन से, और वो अर्थ की तरफ या कहीं भी मूव कर सकता है, हमारे तरफ आ सकता है, समझ रहे ना, रेयरली होता है, मतलब ये नहीं कि हमेशा वो फ्लॉट कर रहे हैं स्पेस में, ऐसा नहीं। मरकरी पर भी होंगे, सबसे अधिक आप ये मान के चलो कि मार्स पर ज्यादा गिरने का खतरा होता है एस्ट्रॉइड, मार्स और जुपिटर पे गिरने का ज्यादा खतरा होता है, और गिरते ही हैं। आपने देखा है मार्स के ऊपर कितने सारे क्रेटर्स हैं, आप जैसे भी देखेंगे पिक्चर आपको दिखता है ना, और इसके साथ साथ आपको पता है जिसका भी एटमॉस्फेयर कमजोर है, ठीक है, उसके सरफेस नहीं बिल्कुल, अभी मैं हाँ, ऐसा माना जाता है कि इतना बड़ा, साइंटिस्ट मानते हैं इस बात को कि इतना बड़ा जो डिस्ट्रक्शन है वो बिना कोई एस्ट्रॉइड के, इतने बड़े मेट्रॉइड के टकराए नहीं हो सकते, क्योंकि उस जमाने में और किसी दूसरे तरह का कोई भी डिस्ट्रक्शन का तरीका नहीं था, क्योंकि उतना ज्यादा इमेंस
डिस्ट्रक्शन, बड़ा डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हाइड्रोजन या एटम बम के फूटने से हो सकता है, बड़े बड़े बम फूटने से। और ये माना जाता है उस जमाने में जरूर एस्ट्रॉइड के टकराने से ऐसा कुछ हुआ होगा। नहीं, डायनासोर के समय इंसान नहीं थे, हम लोग लगभग 20 लाख साल पहले की बात है, और वो तो और भी बहुत पहले डायनासोर। इंसानों के समय डायनासोर, इंसानों के समय मैं आपको बताता हूँ, इंसान जब आए तो आपको मैमथ जो थे, बड़े बड़े हाथी आपने देखा होगा, तो वो अभी मैमथ मतलब कि अभी जिस साइज के हाथी आप देखते हो ना, उनसे भी डबल साइज के आप मान लो, और उनका एक सिंग तो समझिए कि 8 फुट 10-10 फुट का इतना बड़ा उनका वो सिंग, मतलब जो दांत, ठीक है, नहीं वो खत्म हो चुके हैं हमारे अर्थ से। और उसके लिए सबसे बड़ा रीजन 2 था। हाँ वही तो बता रहे हैं ना, वही हम बता रहे हैं। अभी एक सीरीज भी आती है डिस्कवरी पे, ठीक है, आइस एज के ऊपर। ये माना जाता है कि धरती हर 10,000 20,000 साल के बाद पूरे आइस से ढक जाएगी, ठीक है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हम सुन रहे हैं, तो उसी तरह ग्लोबल कूलिंग भी होती है, सब कुछ बर्फ से ढक जाएगा। हम लोगों के जो जितने धरती पे जो इंसानियत हुई या जो भी मानव आए, ये माना जाता है कि एक बार खत्म हो गए। और कुछ जैसे जब इंसान तो 20 लाख साल पहले आ चुके थे, आइस एज आए तो जो लोग भी बर्फ से बच पाए, ऊंची जगहों पे जा पाए, ले गर्म जगहों पे आ पाए। हेलो हेलो, अभी अर्थ पर यह माना जाता है कि सबसे अधिक आइस एज वाली जो सिचुएशन है, आइस एज मतलब बर्फ के नीचे सब कुछ दबा होगा, वो साइबेरिया में। आप देखते हो ना, एशिया का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो रसिया का है, वो साइबेरिया, वो बहुत अधिक बर्फ है वहां पर। अभी जब गर्मियों का मौसम होता है तो साइंटिस्ट लोग जाते हैं, जो भी वैज्ञानिक लोग होते हैं, और वहां पे कीचड़ या मिट्टी को खोदते हैं ना, तो जो भी मेमथ होते हैं उनकी हड्डियां, वो जो दांत होते हैं, हाथी के दांत, जो आइवरी होती है, वो सब कुछ मिलता है। ये कल्पना की गई। और हाँ, मैं एक बात और बताऊंगा, अभी वॉशिंगटन डीसी का जो म्यूजियम है, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, जैसे पूरा का पूरा मेमथ, पूरा पूरा का पूरा मेमथ ही बिल्कुल बर्फ के नीचे दबा हुआ था, और साइंटिस्ट लोगों ने खोद के निकाला तो पूरा का पूरा जमा हुआ मेमथ ही बाहर आया, मरा हुआ ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, और वो अभी म्यूजियम में रखा हुआ है। चमड़ी उमड़ी मैंने जम गई, और उसपे कुछ स्ट्रक्चर सा बना करके उसको कंप्लीट किया गया, बात समझ रहे हैं ना। पूरा का पूरा मेमथ आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, मेरे को 1 मिनट इसको रोकने दीजिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे मेमथ की बात हो रही है, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, एक है ना, कोई लॉयन मिला था वहां पे साइबेरिया में, इस तरह के उसी जमाने के, मतलब आइस एज के समय का जो लॉयन था, उसके दांत बिल्कुल, मतलब जैसे ये स्कल है ना, इतना छोटा स्कल, इतना छोटा, और दांत लगभग इस तरह से, इतने लंबे, मेरे हाथ है ना ये, इतना लंबा दांत जी, इस तरह के दांत थे उसके। अब वो क्या काम करता था, ये जो बड़े बड़े मेमथ थे उनको मारने के लिए ये उनके पास ऐसे दांत होते थे। ये कोई लॉयन करके था, उसका कौन सा लॉयन था वो नाम भूल रहा हूं मैं सर्च करके आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या थी कि मेमथ जैसे ही धरती से खत्म हो गए ना, तो इनको बड़ा शिकार मिलता नहीं था। अब इतने बड़े बड़े दांत को लेकर के छोटे छोटे जानवर ये मार ही नहीं सकते थे, क्योंकि दांत किसी के अंदर गड़ाओगे तभी तो अगला मरेगा। तो ये सरवाइव नहीं कर पाए, भूखे मर गए। अब अचानक इतने दांत कहां से आएंगे उनके पास। लेकिन जो लॉयन सरवाइव कर पाए, जैसे अभी का लॉयन देखे ना आपने, इतने छोटे छोटे उनके दांत होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। हाँ, मतलब आपने टीवी में देखा होगा, इतने बड़े बड़े दांत तो लॉयन के होते नहीं है, बहुत छोटे साइज के होते हैं, ताकि वो मांस को पकड़ करके अच्छे से वो चीर के बने के चीर सके, उसको फाड़ सके, खा सके। अभी जो लॉयन सरवाइव कर पाए, अभी जैसे जो लॉयन हमें दिखते हैं, दांत में लॉयन कैसे होंगे, लंबे दांत थे, बहुत बड़े दांत उनके लॉयन के, नुकीले। अरे मेरा फोन दीजिए ना, अब हर बार लैपटॉप बंद करें। क्या? हाँ, प्यूमा, प्यूमा के बारे में आपको पता ही होगा आप लोगों को।
पहाड़ी शेर उसको कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसको क्या कहते हैं, माउंटेन लॉयन कहते हैं। और वो भाई इतना शक्तिशाली होता है ना, उसकी छलांग 20 फुट की होती है, 20 फुट की छलांग होती है उसकी। छलांग मैंने कि आ करके ना उतनी लंबी छलांग लगा करके भी पकड़ सकता है किसी को। बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब वो लॉयन मतलब ये मत समझिए जंगल का राजा 10 कदम दौड़ने के बाद हाँफ के बैठ गया, कोई शिकार लेके आ गया, ऐसा नहीं है। वो सच में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, चीते की तरह या जगुआर की तरह एक्टिव आप मान सकते हैं उसको, ठीक है। और वो साउथ अमेरिका में और मिडिल अमेरिका जो है हमारा, उसे मिलता है। देखिए तो सैटेलाइट के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोग मून के बारे में बात करते हैं। जो हमारा मून है, देखिएगा बुक देना बेटे, हमारे बुक में इसी तक दिखा गए हैं। मून माना जाता है कि अर्थ के 1/4 साइज का है। मतलब अर्थ का 25% हिस्सा अगर निकाल दें तो उतना बड़ा आपका मून है, ठीक है। मतलब ज्यादा छोटा नहीं मानिएगा उसको आप। बट इट्स मास इज ओनली अबाउट 1/8 दैट ऑफ द अर्थ। लेकिन इसका जो मास है, मतलब जो वेट है मून का, वो अर्थ के मास से 1/8 है, ठीक है, 8वें हिस्से के बराबर है। डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर आप लोग को बता ही रखा है। और हमसे सबसे नजदीक कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो है मून है, मून से ज्यादा नजदीक हमसे कोई नहीं। अब ये मत कर दीजिएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो मतलब वो तो आर्टिफिशियल है, ठीक है। और स्टार तो बहुत ज्यादा दूर हो गया ना। हाँ, सेलेस्टियल बॉडी में और दूसरी भी जो नेचुरल चीजें हैं स्पेस में, उसमें सबसे नजदीक हमसे मून ही है। अब देखो मैं आपको बताऊं, मून को जब आप फुल मून में देखेंगे चांदनी रात में, तो आपको दिखेगा ना कि कहीं पे बहुत ज्यादा ब्राइट है और कहीं ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं उसके ऊपर। तो जो अच्छा जी, भगवान जल्दी से फोन दिलाएं आप लोगों को ताकि हमको देखने का मौका मिल जाए। चलो देखो, तो इसमें क्या है देखिएगा कि जो मून है उसमें जो भी आपको ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं ना, उसके क्रेटर है, क्योंकि वहां पे लाइट अच्छी तरह से जा नहीं सकती तो रिफ्लेक्ट होकर नहीं लौटती। और जो भी आपको ब्राइट ज्यादा दिखता है, मतलब व्हाइट कलर का चमकीला सतह दिखता है, मतलब कि वो उसके प्लेन्स हैं या प्लेटो या माउंटेन्स है जिस पर लाइट पड़ के टकरा के अब लौट के हमें दिखता है। नहीं, सन की लाइट जब पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है, ठीक है। हाँ हाँ, क्या देखा लाइट है? नहीं, लाइट नहीं, मैं आपको बता, रोशनी आपको नहीं दिखेगी। जैसे सूरज की रोशनी, जैसे कैसे यहाँ पे दिन और रात आपको दिख रहा है, उस तरह वहां पर भी दिखेगा। सतह पर मिट्टी धूल है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, अधिकतर क्रेटर से भरा हुआ है पूरा। हर जगह बड़े बड़े गहरे गहरे खड्डे आपको दिखेंगे पूरे पूरे मून पे। हाँ, और आप जहां पर अभी कोई भी उतरता है, जहां जितने भी लोग अभी उतरे हैं मून पे, उसको ट्रांसक्विलिटी मतलब शांति सागर कहा गया। बिल्कुल प्लेन इलाका है ना, डस्ट का प्लेन इलाका। अगर नाइट में उतरे होंगे तो नाइट लाइट जरूर जलानी पड़ी होगी उनको। और आपको पता है कि वहां पर तो स्काई हमेशा ब्लैक ही दिखेगा, समझ रहे ना, एटमॉस्फेयर या कोई भी वाटर बॉडी नहीं है। मेरे पास एक ना छोटा बच्चा पढ़ता था वंदिका का, वो वहां था मैं जब तो 6 साल, तो वो जबरदस्ती वो कहे नहीं नहीं सर पढ़ा दो, बैठा लो 1 घंटे आधा घंटे बैठा लो, ठीक है, हर्ष नाम था उसका। तो पहले बार मेरे पास आया, क्या सिखाऊं इसको, इतना छोटा है। बोले, उसके बुक में मैंने देखा जीके की बुक में ना नील आर्मस्ट्रांग था। अब वो तुतला के बोले उसको नील आर्मस्ट्रांग बोलना ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे आर्म्स कहाँ है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग आर्म्स। नील तू याद कर ले भाई, नील आर्म स्ट्रॉन्ग, इस तरह उसको याद कराया। तो ऐसा ही है, आप लोग भी ऐसा ही याद कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग चाचा अभी कुछ फिलहाल कुछ दिनों पहले ही मरे हैं,
ठीक है। हाँ, कुछ दिनों पहले हो सकता है 2 साल पहले 1 साल पहले मरे हो, इसी तरह से हाल फिलहाल ही मरे। 1969 में गए थे, ठीक है, जुलाई 1969 में। और याद रखिएगा कि मून पे दूसरा उतरने वाला आदमी पता है, एडविन एल्ड्रिन था। एल्ड्रिन, दूसरे आदमी को कोई याद तो रखता नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखिए, इज्जत दीजिए उनको, ये जिंदा है क्योंकि दूसरी बार उतरे थे ना। एक ही दिन उतरे ना, मैंने एक के बाद, मैंने पहले वो उतरे, जिसने पहले कदम रख दिया फर्स्ट मैन हो गया। और रख देता तो नील चचा पीछे हो जाते, नील चचा पीछे हो जाते। तेज नहीं था, मतलब कि कमांडर था उस पूरे ऑपरेशन का, तो मतलब उन्हीं को लीड कर रहा था ना ऐसा। नहीं, आप ये मान के ही चलो कि जो भी वहां गए थे ना, वो अपना सब बीमा उमा करा के, इंश्योरेंस, घर परिवार का खुराकी उराकी भर के गए थे, चून आटा तेल सब भरवा के गए थे कि ना आया तो अपना खर्चा चलाते थे। मतलब इस इतने बड़े काम में तो रिस्क है ही ना। अगर मान लीजिए कि अगर आप मार्स पे भेज रहे हो, कोई अगर टेक्निकल फॉल्ट हो गया तो ना आने का तो चांस बहुत सारा है ना, ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कभी भी कहीं पर भी जब लैंड कराते, उस जमाने में तो इतना साइंस हमारा एडवांस नहीं था, लेकिन आज की डेट में हम मार्स पे जा रहे हैं, तो मार्स पे हमारे उतरने से पहले बहुत सारे रोवर या रोबोट उतारे जा चुके हैं, ताकि पता है सब कंडीशन, पूरा किस तरह का एटमॉस्फेयर है, क्या है, कितनी ग्रेविटी, सब पता चल जाता है। मून पर भी मुझे याद तो नहीं कि मून पे इससे पहले कोई रोबोट भेजा गया था कि नहीं, इनके उतरने से पहले, क्योंकि उस जमाने में रोबोट में उतने ज्यादा टेक्निकली अच्छे नहीं थे लोग, लेकिन हमें लगता है सीधे इंसानों को उतार दिया गया। इससे पहले जैसा कि आपको पता है, स्पेस में सबसे पहले किस जानवर को भेजा गया था? लाइका नाम की जो एक डॉग थी, मैंने बीच थी, उसको भेजा गया था, डॉग को रसिया वालों ने भेजा था स्पेस में, नॉट मून, स्पेस में भेजा गया था। उसके बाद बंदर को भी भेजा गया था, तो बंदर तो जिंदा रहा शायद, वो बीच जो थी ना वो मर गई, फिर मैंने क्यों, उसका सफोकेशन हो गया, क्या हुआ, वो मर गई। ऑक्सीजन से लगा के दिया था वो, तो वैसे प्लेन में तो जिस सीप में भेजते हैं ना उनको, कैप्सूल में, तो वहां तो ऑक्सीजन रहता ही है। डेथ हो गई थी उसकी लौटने के बाद वहां से। हाँ, जहाज में मतलब आप अभी वीडियो देखोगे ना, तो लाइव वीडियो भी आपको पता चली जो रिकॉर्ड हुई थी, कि लाइका जो डॉग थी कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे। मून के बारे में बहुत कुछ जाना है, चलिए देखते हैं। अब ये अमावस्या पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो नहीं पता है वो उसके ऊपर काम करें। एस्ट्रॉइड की बात कर लेते हैं। मून में फेजेस के ऊपर ही है, केवल इसमें ज्यादा तो पता नहीं रखा। पर हमने तो देखा ही नहीं कितना ज्यादा है इसमें। ओके, कल आप लोग को हो सकता है चैप्टर पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें आप लोग को कॉमेट भी कराना है, मेट्रोइड भी कराना है, आर्टिफिशियल और एस्ट्रॉइड्स भी कराना है। मैंने कहा ही था पूरे हफ्ते चलेंगे आप लोग के चैप्टर, ऐसे देखेंगे बेटा। इसके बाद है चैप्टर बहुत सारे बाकी, केमिकल इफेक्ट करा लेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके।